सर्वप्रथम मैं पीपल मैटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मेरे को प्रदान किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका नाम था द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद मेरी रियल एजुकेशन की शुरुआत हुई। और आज मैं अपने जो अनुभव शेयर करूंगा वो इसी यूनिवर्सिटी में के जो अनुभव वो आपसे शेयर करूंगा। आज के 44 साल पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज़ की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा वहाँ ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। सेल्समैनशिप में मेरा मन भी नहीं लगता था। इस दौरान मुझे एक सरकारी बैंक में कैशियर की परमानेंट नौकरी मिली। मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मुझे इस लायक समझा। फिर मैंने सोचना शुरू किया, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरी नेचुरल एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था, तो मुझे समझ में आई मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी रिसर्च की, तो उस वक्त इंडिया में जो कारपेट बनते थे उनकी एक्सपोर्ट में बहुत गहरी मांग थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी धंधे से अपने कैरियर की शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको समाज में कोई नहीं पूछता। तो यह सोचकर मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपये का लोन लेकर 2 लूमें खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी। पुरानी साइकिल से मैं वीवर के घर आया जाया करता था। जब 2 लूम शुरू की तो सबसे पहला जो चैलेंज आया दैट वाज फ्रॉम माय ओवन फैमिली मेंबर्स। परिवार के सारे लोग बोले कि ये जो आपके साथ काम करते हैं दे आर अनटचेबल, ये तो अछूत जाति के लोग हैं, हम आपको ये बिजनेस नहीं करने देंगे। मोहल्ले वाले बोले हम इनको मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और जब चूरू शहर में मैं किसी पार्टी गैदरिंग में जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। और मैं जिस समाज का, जिस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं उस वक्त अच्छी तरह देख पाता था कि परिवार में, समाज में हिपोक्रेसी कितनी है। आदमी घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेला होता है तो कुछ और ही होता है। लेकिन मेरा जो प्रेम वीवर और वीविंग के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं दोपहर का खाना भी उन्हीं वीवरों के साथ खाता था। मैंने कुल 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। फिर मैंने अपना एक्सपोर्ट करने की सोची और फिर मैं जयपुर आया और अपने भाई के साथ मिलके मैंने एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। लेकिन उस वक्त इंडियन कारपेट की मांग इतनी ज़्यादा थी कि उस मांग को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे और बहुत सारे वीवर चाहिए थे। तो और वीवरों को लेने के लिए उस वक्त गुजरात सरकार का कोशिश कर रही थी कि वलसाड़, डांग, नौसारी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा है जहाँ पर पूरा बहुत सारे ट्राइबल रहते थे और सरकार कोशिश कर रही थी कि वहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए कारपेट ट्रेनिंग दे रही थी। तो मैं उस एरिया में जानकारी करने के लिए गया कि मुझे इस एरिया में धंधा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब मैं पहले दिन गया तो वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे को बताया कि ये जो आदिवासी लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग ऑफ द आउटसाइडर। ये बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते, तो दे कैन डैमेज यू। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त होता था, तो कोई भी समस्या आती तो उसे सुझाव लिया करते थे। तो उस दोस्त को पूछा कि इस समस्या को कैसे समाधान निकालें। तो उसने बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया, इसलिए उनको ये ट्रस्ट नहीं करते।
तो इफ़ यू डील विथ लव, एम्पैथी एंड लाइक योर फैमिली मेम्बर्स, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैं उस आदिवासी एरिया में गया और 3 साल, विद इन 3 years दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। जब मैं लूमो पे उन वीवर से मिलने के लिए जाता था तो उनके जो पेरेंट्स होते थे गांव के अंदर, वो बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार किया करते थे। मैं 8 साल तक उस ट्राइबल एरिया में रहा और करीब 15,000 लोगों को मैंने कारपेट वीविंग का काम सिखाया। और आज भी जो हमारी सबसे बेस्ट क्वालिटी वो उसी एरिया से बन के आती है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन तो सोचना बहुत बड़ी बात थी। उस एरिया में तो लैंडलाइन भी नहीं होती थी क्योंकि पूरी पहाड़ी एरिया थी। तो मुझे कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। तो एक बार मैं ऐसे ही एक एग्जीबिशन थी टेक्नोलॉजी की, उसमें गया तो वहाँ मैंने देखा कि वाकी टोकी देखी मैंने कि वायरलेस से, सरकार से परमिशन लेके वायरलेस से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उस वक्त सरकार से परमिशन लेके मैंने एक रिपीटर लगाया और वाकी टोकी के थ्रू मैं पूरी एरिया में सारे व्यूवर से कम्युनिकेशन करता था। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि टेक्नोलॉजी इंसान की एम्पैथी और क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आपके बिजनेस में एम्पैथी है, क्रिएटिविटी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसको स्केल कर सकते हो, उसके बहुत सारे फायदे ले सकते हो। इस दौरान जब मैं गांव में जाता था तो मैं देखता था कि एक जो महिला, उसमें कितनी विजडम है। एक महिला जिसके परिवार में 8 से 12 लोग हैं, इतनी सीमित इनकम है, फिर भी उनके खाने को मैनेज करती है, पढ़ाई मैनेज करती है, सबकी मैरिज मैनेज करती है, एंड स्टिल टेक टाइम टू वीव द कारपेट। प्रोबेबली दे आर द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। 99 में मैंने अपने भाई से अलग होके जयपुर रग कंपनी की शुरुआत की, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। तो जयपुर रग कंपनी की शुरुआत करने के बाद में पहले 3 साल में मुझे बहुत सारी समस्याएं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और मैंने जितना पैसा कमाया था वो सारा पैसा मैंने वो 3 साल में गंवा दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की, व्हाट वेंट रॉन्ग। और मुझे समझ आया कि कारपेट बनाने में पूरे दुनिया में मेरा बहुत नाम हो चुका था। मैं जिस क्वालिटी का, क्वांटिटी का कारपेट बनाता था, और अभी तक क्या पूरा समय मैंने गांव में दिया था, तो मुझे वो फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस हो गई, एंड गुड इज़ द एनिमी ऑफ बेस्ट। और जब इंटरनेट पे रिसर्च की तो समझ में आया कि एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम होता है यूफोरिया। और दूसरा जो कारण मुझे समझ में आया कि आई वॉज एवरीवेयर। मैं इतना माइक्रो मैनेज करता था कि हर डिसीजन के अंदर खुद आ जाया करता था। तो आई वॉज लाइक ए आइस क्यूब। मैं एक बर्फ़ का गोला बन चुका था। तो मुझे उस समस्या का समाधान के लिए बर्फ़ को पिघलाना पड़ेगा और पानी का सेप लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में मुझे समझ आया कि इतने दिन मैंने गांव के अंदर काम किया था, अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है। तो ग्लोबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे एक ग्लोबल बिजनेस के जो स्किल सेट चाहिए, लीडरशिप स्टाइल चाहिए, वो बदलनी पड़ेगी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाना शुरू किया, और अपनी लीडरशिप स्टाइल को बदला और अपने परसेप्शन को बदला। और आज मेरी जो सीखने की जो जर्नी है, अभी भी मैं इस एज में भी
आई कीप माई सेल्फ एज ए चाइल्ड। मेरे अंदर जो एक बच्चा पना है, तो वो मेरी सीखने की जर्नी अभी भी चल रही है और हर वक्त मैं अपने आप को इवोल्व करता रहता हूँ। इस दौरान मेरे जो 5 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, वो पढ़ लिख कर इंडिया वापस आए। एक बच्चा बिजनेस ज्वाइन करने लगा, तो माई बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए मैंने पढ़े लिखे लोग रखे, और मेरा पहला मौका था पढ़े लिखे लोगों को रखने का। तो एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन। फिर समझ आया कि नॉलेज इज पावर, बट knowledge gained without practice develops ego. One can get lost in the knowledge without knowing anything about the reality. तो हमारे जो प्रोफेशनल थे, उनके लिए हमने एक नई इनिशिएटिव शुरुआत की, उसको नाम दिया द हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हमने हमारे प्रोफेशनल को बोला कि हमारी जो ये 60 प्रोसेसेज हैं, इस पे काम करने वाले सारे लोग बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दे अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो आप इनसे सीखिए। और मैंने भी जिम्मेदारी उठाई कि मैं उनको बिजनेस के बारे में सिखा पाऊँ। और उस वक्त हमने एक मैनेजमेंट फिलोसफी डेवलप की, फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ, फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। द मोर आई लूज माई सेल्फ, द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। क्योंकि ये जो जानने का बोध है, अपनी जो आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो अहंकार है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। और हमने हमारे HR डिपार्टमेंट का नाम भी बदला, उसको नया नाम दिया द सर्च फॉर डिवाइन सोल। सर्च फॉर डिवाइन सोल का मतलब है कि वी मस्ट फाइंड द पीपल हु आर सर्चिंग द मीनिंग एंड पर्पज इन देयर लाइफ। और जयपुर रख की जो वैल्यूज़ हैं, जयपुर रख के जो पर्पज है, उससे हाईली अलाइंड हो। 2008 में एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला आई एम CK प्रहलाद। तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, CK प्रहलाद 2008 में नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे। मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को कैसे फ़ोन कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी। मैं बड़ा सावधान हो गया, मैंने सोचा आज तो कुछ बड़ी बात है। उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी आप मेरे को जानते हैं। तो मैंने कहा आपको कौन नहीं जानता, जो हिंदुस्तान की गरीबी दूर करने का फार्मूला तो आप ही बता रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने उनको बोला कि वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड वाट एवर वी डू इज़ वेरी सिंपल। आप मेरे पड़ोसी को पूछोगे तो शायद वो भी मेरे को नहीं जानता है, तो इस केस स्टडी को पढ़ेगा कौन। तो उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय इन्हांसिंग कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने जयपुर की केस स्टडी की, और उनकी जो किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसकी पहली केस स्टडी जयपुर की है। उनसे बात करने के बाद में ये समझ में आया कि वी हैव डन समथिंग राइट। सबसे पहला है, हमारे जो 60 प्रोसेसेज हैं, उसमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे हैं। तो आइदर मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ओवर्ड बाई अस और हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई अस, जिससे हम हमारे काम करने वाले लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ा के उन पे क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा, जब से मैंने इस काम को शुरू किया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम नहीं किया, और हम लोग डायरेक्ट वीवर के थ्रू ही काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को दूर हटाना कितनी कठिन चीज़ हो सकती है, उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। कि एक बार मैं अपने गुजरात ऑफिस में बैठा था, तो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर मेरे कमरे में आए और मेरे सामने एक छोटी सी गन रख दी। बोले मिस्टर चौधरी या तो गुजरात छोड़ के चले जाइए, नहीं देखिए आपके क्या हाल होंगे। मुझे मालूम था कि आदिवासी लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे को, एंड इट इज़ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज फेलियर। 2014 में हमने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया मन चाहा प्रोजेक्ट। मन चाहा प्रोजेक्ट का मतलब है हमारे जो व्यूवर थे, हमने उनको फ्रीडम दी कि आप अपने मनपसंद कारपेट बनाइए,
इसकी शुरुआत कैसी हुई कि जब मेरी बेटी कविता मेरे साथ जाती थी तो वो बोलती थी कि इसमें तो कुछ महिलाएं मेरे से भी ज़्यादा क्रिएटिव है। मैं उसको बोलता था तेरे को मैंने अमेरिका में पढ़ाया है और ये तो कभी स्कूल भी नहीं की, तुम्हारी से क्रिएटिव कैसे हो सकती है। फिर भी उसने मेरी बात को नहीं मान के कुछ महिलाओं को चुना और उनको फ्रीडम दी कि आप अपनी डिज़ाइन के कारपेट बनाइए। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि इस इनिशिएटिव को अभी तक 9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। – 2017 में एक बिमला देवी, जिसको अंगूठा लगाना भी नहीं आता, कभी प्राइमरी स्कूल नहीं गई, अपने गांव के बाहर भी उसने दुनिया नहीं देखी, उसने जर्मन डिज़ाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता और बेटी के साथ वो जर्मनी अवार्ड को लेने के लिए गई। फिर विजन बता दे रहा हूँ आपको कि जो फ्यूचर विजन है जयपुर रक का कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन। बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी आर्टिजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड ही विल बी कनेक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन। इससे उनकी डिग्निटी बढ़ेगी और इनकम भी मेनी टाइम बढ़ जाएगी। 2019 में एक किताब आई, द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी एंड हील द कस्टमर। ये राज सिसोदिया ने लिखी थी, जिन्होंने कॉन्शियस कैपिटलिज्म की शुरुआत की थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली और जो पहली केस स्टडी है वो जयपुर रक की है। जो जयपुर रक की टैग लाइन है वो है, वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरीज एंड वी सेल एक्सपीरियंसेस। अगर आप हमारा कारपेट खरीदना चाहें तो दैट इज़ फ्री, हम केवल कहानियाँ बेचते हैं। जब कोई भी कस्टमर जयपुर के कारपेट को खरीदता है तो ही गेट द ब्लेसिंग ऑफ द वीवर, और जब वो कारपेट उसके घर में जाता है तो उसके घर में जो प्रोस्पेरिटी और वार्मथ आती है, ही सेंड बैक थ्रू द पोस्ट कार्ड टू द वीवर्स। इट कंप्लीट द सर्किल, जिसको हम लोग टोटलिटी बोलते हैं। अपनी बात को बंद करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको और बताना चाहूँगा कि जब मैं बीकॉम के लास्ट ईयर में पढ़ता था तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर क्लास में आए, बोले ये रोल नंबर किसका है, खड़े हो। तो वो रोल नंबर मेरा था। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा आज क्या पनिशमेंट देंगे। मैं तो बड़ा डिसिप्लिन हूँ, होमवर्क भी टाइम से करता हूँ, तो आज क्या पनिशमेंट देंगे। फिर प्रोफेसर ने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली और पूरी क्लास को दिखाया कि देखिए इस लड़के ने क्या लिखा है। क्वेश्चन वो था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और मैंने जो जवाब दिया वो था, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। थैंक यू।